जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी है। बेनज़ीर साहिबा इस मुल्क की 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहीं और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहिबजादी थी। पाकिस्तान की सियासत में उनका एक बहुत अहम किरदार है और पाकिस्तान की सियासत में उनकी जो वफ़ात है, उनकी शहादत है। भुट्टो साहब ने कहा था कि अगर मैं फौत हुआ तो पूरा हिमालय रोएगा। अब भुट्टो साहब की वफ़ात पे हिमालय रोया या नहीं रोया, हम तो उस वक़्त बहुत बच्चे थे, और लेकिन बेनज़ीर की वफ़ात पर पूरा पाकिस्तान रोया, पूरा हिमालय रोया, पूरी दुनिया रोई। वो एक ऐसी शख्सियत थी, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई खातून, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म, बल्कि मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी और बहुत दबंग खातून थी। और उनकी आवाज़, उनकी गरजदार आवाज़ हमेशा जो है वो याद रहेगी। पूरी दुनिया उनको एक्नॉलेज करती थी। वो अपने दौरे हुकूमत में जहाँ कहीं भी गई, चाहे वो यूएनओ के इजलास में गई, अमेरिका गई, बरतानिया गई, उनका एक पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। वह ईरान गई, किसी भी मुल्क का उन्होंने दौरा किया। और फ़लस्तीन के यासर अरफात साहब उन से मिली, वो पाकिस्तान आए। इसी तरीके से उन्होंने जिस मुल्क का भी दौरा किया इंतहाई कामयाबी के साथ। एक तो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बोलती बड़ी फसाहत के साथ थी और बड़ी रवानी थी उनकी गुफ्तगू में, और कारकन जियाले उन पर जान छिड़कते थे। वो लोग जो ये ख्वाब देखते थे कि पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के बाद ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी के जो गुमाश्ते थे, पाकिस्तान के अंदर साम्राज्यी कुव्वतें, और इसी तरीके से यहाँ का जागीरदार फ्यूडल, यहाँ की मजहबी जमातें जो भुट्टो की मकबूलियत से खाइफ थीं, जो भुट्टो को तख्ता-ए-दार तक लेकर गए, एक साजिश के ज़रिए पाकिस्तान की सियासत को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। वो ये समझते थे कि पीपल्स पार्टी अब किस्सा पारीना हो गई है। पीपल्स पार्टी ने MRD के दौर में सूबतें बर्दाश्त की, उनके कारकुनों को शाही किले के अंदर रखा गया, कोड़े मारे गए, सहाफ़ियों को कोड़े मारे गए। ज़िया की बदतरीन आमरीत के अंदर मैं उन लोगों को मिला हूँ जिन्होंने कोड़े खाए, और मैं उन लोगों को भी मिला हूँ जिनको सजाए मौत हो गई थी। और बाद में जब बेनज़ीर की वापसी के बाद उनकी रिहाई हुई तो ऐसे बहुत सारे कारकुन थे जिन्होंने अपने जिस्म पर कोड़े खाए और अकूबत खानों में सोबतें बर्दाश्त की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि पाकिस्तान की वो एक मज़हमती पार्टी रही है। उनके कारकुन बड़े मिलिटेंट रहे हैं, बड़े जज्बे के साथ उन्होंने ज़िया आमरीत का मुकाबला किया। बल्कि जब जब भी आमरीत आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने भरपूर तरीके से मज़ाहमत की। बेनज़ीर 1986 में जब पाकिस्तान में वापस आई तो लाहौर के अंदर उनका एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। पाकिस्तान में इतना बड़ा इज्तिमा पहले कभी नहीं हुआ, 1 मिलियन से ज़ायद, 10 लाख से ज़ायद लोगों का, जिसके बारे में इंटरनेशनल मुबसरीन, BBC, CNN जो है, इस तरह के अदारे जो हैं इंटरनेशनल अदारे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि बेनज़ीर का जो रिसेप्शन हुआ, 10 लाख लोगों ने उनका रिसेप्शन किया, 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने रिसेप्शन किया। जगह जगह कारकुन मौजूद थे। बेनज़ीर की सियासत की आप अगर देखेंगे सारी उसकी जदोजहद, तो बेनज़ीर कभी झुकी नहीं, कभी बिकी नहीं। चारों सूबों की जंजीर थी बेनज़ीर, और उन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को एक गरजदार आवाज़ में जो है जवाब दिया। ये अगरचे आपको मानना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी जगहों पर जो है मसलहतें भी की, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी का किरदार एक मजदूर दोस्ती के हवाले से, समाज में जो तबकाती तफरीक है उसको कम करने के हवाले से, और इसी तरीके से उनका जो मजदूर दोस्ती है उसके हवाले से पीपल्स पार्टी को एक इम्तियाजी हैसियत हासिल है। इसी तरह किसानों के हवाले से पीपल्स पार्टी ने जो गरां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं, वो पाकिस्तान में किसी और हुक्मरान को नसीब नहीं हुई। पाकिस्तान में जुनेजो की जब हुकूमत ख़त्म हुई तो पहली दफ़ा 1988 में जो इलेक्शन हुए वो जमाती बुनियादों पर हुए। बेनज़ीर के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने जो ज़्यादतियाँ की, वो देखें कि बेनज़ीर जब पाकिस्तान में आई, उन्होंने आसफ अली ज़रदारी साहब से शादी की, और उसके बाद इलेक्शन ऐसे मौके पर रखे गए कि बेनज़ीर चूँकि हामला थी, वो एक्सपेक्ट कर रही थी बेबी,
तो उन्होंने ऐसे वक्त में इलेक्शन रखे कि बेनज़ीर कैंपेन ना चला सकें। तो बेनज़ीर कहाँ डरने वाली थी, वो कहाँ झुकने वाली थी, कहाँ वो हालात से घबराने वाली थी। वो जिसने अपने बाप की शहादत, बेगुनाह शहादत अपनी आंखों के सामने देखी, वो बेनज़ीर जिसने शाहनवाज का खून देखा, अपने खूबसूरत भाई का खून देखा, वो बेनज़ीर भला क्या असलम बेग से डरने वाली थी? क्या वो इसहाक खां से डरने वाली थी? क्या वो नवाज शरीफ से डरने वाली थी? क्या वो हमीद गुल से डरने वाली थी? उस बेनज़ीर के लिए इलेक्शन रखे गए ऐसे वक्त के अंदर जब उन्हें आराम की ज़रूरत थी, लेकिन बेनज़ीर ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जारहाना कैंपेन की और पीपल्स पार्टी को एक कामयाब कराया। बेनज़ीर जब वज़ीर आज़म बनी तो जालिमों ने चलने नहीं दिया। अभी 6 माह हुए थे। IGI जो तमाम राइट विंग की जमातों का इत्तेहाद था, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे, मुस्तफ़ा जतोई साहब शामिल थे, जुनेजो साहब शामिल थे, मजहबी जमातें थीं, जमात इस्लामी थी, शाह अहमद नौरानी थे, समीउल हक थे, मौलाना फजल रहमान थे, सारी जमातें शामिल थी। 11 जमातों का इत्तेहाद था IGI। बेनज़ीर ने उनको शिकस्त फाश दी और इन्होंने 6 माह बाद, ठीक 6 माह बाद अदम एतमाद की तहरीक ले आए बेनज़ीर के ख़िलाफ़। और वो हुकूमत जो है बेनज़ीर की उस अदम एतमाद के नतीजे में ख़त्म नहीं हुई। बेनज़ीर साहबा ने कामयाबी के साथ उसको डिफेंड किया और इस तरीके से बेनज़ीर की वो हुकूमत बच गई। लेकिन यह हुकूमत 18 माह से ज़ायद अरसा नहीं चली। 1990 में 88 में बनने वाली हुकूमत 1990 के अंदर ख़त्म कर दी गई, जो कि एक साजिश थी IGI के लोगों की, इस्टेब्लिशमेंट की, इसहाक खां की साजिश के नतीजे में ये हुकूमत ख़त्म हो गई और पीपल्स पार्टी पर बहुत सारे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगे। जिस तरीके से आजकल नवाज शरीफ के ऊपर लग रहे हैं, आसफ जरदारी के जो घोड़े हैं वो मुरब्बे खाते हैं। आसफ जरदारी ने फ़लाँ शख्स की टांग के साथ बम बांध दिया और उससे पैसे ले लिए। मतलब बेबुनियाद करप्शन की ऐसी ऐसी कहानियाँ जो लोगों के दिलों को लुभाती थीं, ये रीगन के साथ डांस करती है। उनकी तस्वीरें का मामला भी है, सुना है कि कोई तस्वीरें वगैरह भी फिकवाई गई और उनके बारे में बड़ी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जाती थी। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो IGI के लोग थे, जो मुस्लिम लीग के लोग थे, मजहबी जमातें बेनज़ीर को कहती थीं कि ये जो है औरत की हुक्मरानी गैर शरई है। इस हवाले से फतवे दिए जाते थे। उसके अलावा उसके खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की जाती थी। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर इतनी टॉलरेंस थी, बेनज़ीर के अंदर इतनी टॉलरेंस थी, उन्होंने कभी जवाबी जो हमले नहीं किए, कभी जो अपने ओपोनेंट्स की ख़वातीन के ऊपर इस तरीके से हमले नहीं किए। बेनज़ीर साहबा के पास जब कभी कोई प्लान भी गया कि हम इनके खिलाफ ये स्कैंडल बनाएं, कोई ये जिनसी स्कैंडल बनाएं, तो बेनज़ीर साहबा ने उसको मुस्तरद कर दिया, बल्कि ऐसे लोगों को हमेशा के लिए अपने से दूर कर दिया। बेनज़ीर साहबा पीपल्स पार्टी का ये देखें, हुकूमत जो थी ये ठीक है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात लगे, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत में गवर्नेंस के मसाइल थे, वो शुरू से थे। चाहे पीपल्स पार्टी का 88 से 90 का टेन्योर है या 93 से 97 का टेन्योर है, इसी तरीके से 2008 से 2013 का जो टेन्योर है, पीपल्स पार्टी के इन तीनों टेन्योर के अंदर जो है मसाइल थे। 88 में जब हुकूमत बनी तो पंजाब में पीपल्स पार्टी को मैंडेट नहीं लेने दिया गया, जहाँ नवाज शरीफ साहब को लाया गया, क्योंकि नवाज शरीफ लॉन्च किया गया था गवर्नर जिलानी के ज़रिए। 85 में उनको वजारत आला दी गई, उससे पहले वो फिनांस मिनिस्टर रहे। 85 में वजारत आला मिली, फिर 88 में वजारत आला मिली, और फिर जो 90 के जो इलेक्शन हुए उसमें देखें कि इतने रिग्ड इलेक्शन थे। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई जो कि IGI के रहनुमा थे, वो वज़ीर आज़म भी थे 90 के अंदर। निगरान वज़ीर आज़म किसको बनाया गया? गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को। ठीक है, वो इलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो इलेक्शन भी जीते। मुस्लिम लीग जो IGI जीत गई, नवाज शरीफ साहब भी जीत गए, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने मुस्तफ़ा जतोई और जुनेजो साहब का पत्ता साफ किया और ख़ुद वज़ीर आज़म बन गए। आपको याद होगा वो सारी छांगा मांगा की सियासत। तो 90 से 93 के दौरान नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही और बेनज़ीर ने मुकदमात को फेस किया, आसफ अली जरदारी ने मुकदमात को फेस किया। अच्छा, एक मौका ऐसा भी आया 93 के अंदर जब आबिदा हुसैन और हासिल बजिंजो और इफ्तिखार गिलानी और बहुत सारे दूसरे लोग जो हैं वो दोनों के दरमियान मसालहत की कोशिश कर रहे थे। तो यकीनन बात काफ़ी हद तक एडवांस लेवल पे पहुंच गई थी कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर जो है
ये सुलह करने की तरफ जा रहे थे, एक दूसरे के हवाले से एक पॉलिसी बना रहे थे कि हम एक दूसरे की हुकूमत को चलने दें। लेकिन इसी दौरान बेनज़ीर और इसहाक जो गुलाम इसहाक खां थी उनकी सेटिंग हो गई जनरल वहीद काकड़ के साथ। तो बेनज़ीर जब वापस आई तो डायरेक्ट वो सीधी इस्लामाबाद चली गई इसहाक खां के पास, और ये कहकर अपने जो साथी जो नेगोशिएटर थे दरमियान में उनको इनकार कर दिया कि अभी तो हमारी हुकूमत आने वाली है, हम क्यों नवाज शरीफ से मुज़ाकरात करें। तो ये एक बेनज़ीर का जो 93 के अंदर एक डार्क पहलू है, जो मैं समझता हूँ कि अगर हम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से, उनकी जियालापन के हवाले से, उनकी बहादुरी की जब बात करते हैं तो उनकी खामियों की भी बात करें, क्योंकि तारीख़ का उसी वक्त फ़ायदा है जब आप दुरुस्त बात करें, सही बात करें। तो ये 93 के अंदर हुआ। और इवन 93 का जब इलेक्शन हुआ तो फर्स्ट टाइम नवाज शरीफ साहब की पार्टी एक जेन्युइन पार्टी के तौर पर उभर कर आई, क्योंकि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई ली थी, वहीद काकड़ से लड़ाई ली थी, और फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट PMLN का जो वजूद बना वो 93 के अंदर बना। और पीपल्स पार्टी ने मंजूर वट्टू और जुने जो हामिद नासिर चट्टा के साथ मिलकर जो PML जुने जो ग्रुप था उसके साथ मिलकर PDF एक इत्तेहाद बनाया था, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसकी तरफ से इलेक्शन लड़ा और बेनज़ीर साहबा कामयाब हुई, पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, PDF कामयाब हुई, और इसके नतीजे में वो वज़ीर आज़म बनी। फिर 93 से 97 के 93 से 96 में तो इलेक्शन हुए थे ना। ये दौर था बेनज़ीर का, ये पिछले दौर की निस्बत कदरे बेहतर था। बेनज़ीर ने बहुत सारी जगहों पर अपने लोग ले आई थी, फ़रूक लगारी को ले आई थी पार्टी के अंदर, फ़रूक लगारी को सदर बनाया पार्टी के अंदर, तो वो शुरू से थे। फ़रूक लगारी को अपना बाएतमाद साथी समझकर उन्हें सदर लगाया, लेकिन फ़रूक लगारी ने ही उनको डसा। बेनज़ीर के इस दौर के अंदर IPPs आए पाकिस्तान के अंदर, बिजली की पैदावार के हवाले से बड़ा काम हुआ, मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ा काम हुआ। अच्छा, इन दिनों में वो पकड़े गए थे कि यूसुफ रमज़ी साहब और जो है एमल कासी, उसका बड़ा नज़ला गिरा बेनज़ीर के ऊपर, बड़ा उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। CTBT के हवाले से बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया। अमेरिका का बहुत प्रेशर था, लेकिन ना इस न्यूयॉर्क के अंदर बेनज़ीर ने CTBT साइन किया, ना NPT साइन किया, ना नवाज शरीफ ने साइन किया। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के साथ मिलकर सियासत करता रहा है, अमेरिका की बात मानता रहा है, उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका की बातें नहीं मानी, बहुत सारी मानी है, बहुत सारी नहीं मानी। पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम रोल बैक नहीं किया, पाकिस्तान ने NPT साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने CTBT साइन नहीं किया, और पाकिस्तान ने इवन जरदारी साहब के दौर में अमेरिका से अड्डे खाली कराए, नेटो सप्लाई रोकी। तो पाकिस्तान ने अमेरिका की मज़ाहमत की है। तो इमरान खान की ये बात जो आज जो करते हैं ये गलत बात करते हैं। तो जो 93 से 97 का दौर था उसके ऊपर हम आते हैं। ये कदरे बेहतर दौर था, और मुझे याद है कि हम सोए थे, सुबह उठे तो पता लगा बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म हो गई है, और वही पुराने इल्ज़ाम जो 90 में लगाए गए थे उसी तरीके के इल्ज़ाम लगा के गिरफ्तारियाँ हुई। लेकिन बेनज़ीर का ये था कि बेनज़ीर की हुकूमत जब ख़त्म होती थी तो वो 24 घंटे के अंदर बता देती कि किसने की है, क्यों की है। वो एजेंसी का नाम लेती थी, लोगों का नाम लेती थी, एजेंसियों का नाम लेती थी। आजकल इमरान खान या नवाज शरीफ में, ठीक है नवाज शरीफ ने बड़ी मज़ाहमत की है, इमरान खान ने भी अब आके की है, वो कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान की कहानी अलग है, उस पर हम बारहा डिबेट करते रहते हैं। तो नवाज शरीफ ने भी की है। नवाज शरीफ जो है इस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू था। जो किरदार आज नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान ने किया वो नवाज शरीफ ने बेनज़ीर के खिलाफ किया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नवाज शरीफ ने वही किरदार अदा किया जो आज इमरान खान कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर। लेकिन नवाज शरीफ ने वो क्या कहते हैं ना कि इर्तकाई अमल से गुजरे। आज नवाज शरीफ एक वो कहते हैं कुंदर बन चुके हैं, बड़े एक सियासतदान बन चुके हैं, और बड़े उन्होंने समझ लिया है सियासत को। इमरान खान अभी बच्चे हैं, बेबी हैं। तो वो बहरकैफ वो जो दौर था उसमें बेनज़ीर को एक तकलीफ़ अपने लोगों ने भी पहुंचाई, जिसमें देखें जो पुराने बाबे थे 5, शेख मोहम्मद रशीद, मेराज मोहम्मद खालिद और मुबशर हसन, शेख रफ़ीक थे। तो इस तरह के 5-6 बाबे थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ काम शुरू कर दिया। बल्कि यहाँ तो कोशिश की कि बेनज़ीर को पार्टी की जो चेयरमैनशिप है, शरीक को पर्सन है, वो उससे भी हटाया जाए। तो इस तरह के अपने लोगों ने जो है भुट्टो की बेटी के साथ दगा किया, वो अपनी जगह पे। और मिराज खालिद साहब तो निगरान वज़ीर आज़म बन गए, यहाँ तक कि 1997 में मेरा ख्याल, अगर मुझे सही तरीके से याद है, बिल्कुल मुझे याद है। तो इस तरह से साजिश की, फ़रूक लगारी ने साजिश की। जो 97 का इलेक्शन हुआ उसमें नवाज शरीफ 2/3 मेजोरिटी से आए, फिर नवाज शरीफ को हटा दिया गया, आपको पता है 12 अक्टूबर 99 हुआ। तो फिर ये सारे बाहर चले गए, जिला वतन हो गए। मैं इसको ज़रा शॉर्ट कर रहा हूँ।
तो उसमें वहाँ पर बेनज़ीर साहबा और नवाज शरीफ में फिर नेगोशिएशन शुरू हुई और फिर एक तारीखी काम हुआ, आगे चल के मिसाक जमहूरियत हुआ। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था मिसाक जमहूरियत, और पाकिस्तान में जितनी आइनी खराबियाँ थीं उसकी उसमें निशानदही की गई, उनका हल तजवीज़ किया गया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत आएगी इन दोनों पार्टियों में से तो वो ये तरामीम करेगी, और फिर ये इन्होंने बहुत सारी तरामीम की। जब हुकूमत आई जरदारी साहब की, यूसुफ रज़ा गिलानी की, तो बहरकाब ये जो मुशर्रफ का दौर था ये भी ज़ालमाना दौर था बिल्कुल ज़िया की तरह, और इसमें दोनों पार्टियां बाहर रहीं, दोनों की लीडरशिप बाहर रही। यहाँ पर बोने सियासतदान पैदा किए गए, कठपुतली सियासतदान, शौकत अजीज़ जैसे इम्पोर्टेड लोगों को लाया गया, चौधरी शुजात परवेज़ लाई, और इसी तरह सिंध के जो है अरबाब रहीम आ गया, और इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर जाम पैदा किए गए, केपी के अंदर जो है वो अजीब व गरीब मखलूक़ात जो है पैदा की गई। मुशर्रफ साहब ने जो पाकिस्तान की चूल्हे हिलाने में कोई जो है कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बेनज़ीर बाहर बैठ के भी एक क्लियर मौक़िफ़ लेती थी तालिबानाइजेशन के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, ख़वातीन की पार्टिसिपेशन के हवाले से, अक़लियतों के हवाले से, तलबा के हवाले से। बेनज़ीर का एक क्लियर मौक़िफ़ था, वो एक ललकारती थी सबको। और जब NRO हुआ, मैं समझता था कि सियासी लोग रास्ता बनाते हैं। इमरान खान NRO को गाली देता है, हमारे नौजवान भी आज NRO को गाली देते हैं। देखिए वो जो NRO हुआ था वो एक रास्ता था मुशर्रफ को हटाने का, और जैसे ही बेनज़ीर ने NRO किया वो पाकिस्तान आई, बेनज़ीर को रोकने की कोशिश की गई, सानिया कारसाज हुआ 18 अक्टूबर 2007 को सानिया कारसाज हुआ, और सैकड़ों लोग उसके अंदर शहीद हो गए। बेनज़ीर डरी नहीं, झुकी नहीं, अगले दिन वो कारकुनों के घर गई, और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी की मूवमेंट शाम चल रही थी। इफ्तिखार चौधरी को मुशर्रफ साहब हटा चुके थे, और बेनज़ीर साहबा जो है वो इफ्तिखार चौधरी के घर गई, वहाँ पर उन्होंने खिताब किया, उनका मेरे चीफ जस्टिस हैं आप, ठीक है ना। तो बेनज़ीर साहबा के ये बोल्ड स्टेप थे जो कारकुनों, उनके ग्रविदा थे, उनके पाँव में बैठते थे, उनके दाएं उनके बाएं जाले झूमर डालते थे उनको देखकर। तो बेनज़ीर साहबा को जालिमों ने जो है मुशर्रफ का गठजोड़ था, और बेनज़ीर साहबा तमाम निशानदही कर चुकी थी कि मेरे कातिल कौन है। मार्क सीगल को उन्होंने ईमेल की, और वो कहती थी कि ये मेरे कातिल पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है, मुशर्रफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये मेरी कातिल होगी। और इसी तरीके से जालिमों ने रावलपिंडी के अंदर 27 दिसंबर को उनको शहीद कर दिया, और पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप का वो खला पैदा हो गया। मैं आप को एक और बात बता चलूँ, 27 दिसंबर को नवाज शरीफ रावलपिंडी में रैली निकाल रहे थे, नवाज शरीफ की रैली पर फायरिंग हुई, 4 लोग शहीद हो गए। ये उस दिन की हेडलाइन बननी थी, ये उस दिन की हेडलाइन बननी थी। बेनज़ीर साहबा को पता चला, फौरी तौर पर उन्होंने नवाज शरीफ को फ़ोन किया, करना चाह रही थी फ़ोन, और उनकी खैरियत दरियाफ़त की, और थोड़ी देर बाद उनकी जो है वो शहादत हो गई। नवाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचे बेनज़ीर की मैयत को देखने अस्पताल के अंदर, और इस तरीके से पाकिस्तान में एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया पॉलिटिकल लीडरशिप को मार के। और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी नहीं संभली, क्योंकि भुट्टो की जो जेन्युइन लीडरशिप थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद जरदारी साहब के साथ हाथ आ गया निज़ाम, और जरदारी साहब ने मसलतों के साथ काम चलाया, और जब मसलतें आप करते हैं तो सियासत आगे नहीं बढ़ती। जरदारी साहब ने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किए, पीपल्स पार्टी का बड़ा गर्क हो गया जरदारी साहब के दौर के अंदर। एक तरफ वो बेनज़ीर थी जिसके दौर के अंदर उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मुर्तज़ा भुट्टो की लाश गिरी उसके दौरे हुकूमत में, जब वो वज़ीर आज़म थी, और मुर्तज़ा भुट्टो की लाश कहाँ गिरी? घर के सामने गिरी। लोग कहते हैं कि बेनज़ीर ने मरवा दिया, आसिफ ज़रदारी ने मरवा दिया। खुदा का वास्ता यार, कोई इंसाफ की बात करो यार, क्यों सतही बातों पे आते हो? सतही बातें सुन सुन के आप लोगों के नज़रियात मर गए हैं, आप लोगों का इल्म जो है दफन हो गया है। ये मुतालिया पाकिस्तान और ये एस्टेब्लिशमेंट के अखबारात, एस्टेब्लिशमेंट के टाउट एंकर जो है आपको तारीख का जो है गलत रुख दिखा रहे हैं। नाज़रीन, बेनज़ीर साहबा का जो वैक्यूम है, जो खला है, वो कभी पूरा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को जितनी नुकसान हुआ है वो उसको बयान नहीं किया जा सकता। ये एस्टेब्लिशमेंट जब लिख लेती है कि हमने फ़लाँ बंदे को जो है वो ठिकाने लगाना है, भुट्टो के ख़िलाफ़ उन्होंने लिख दिया, पीपल्स पार्टी को उन्होंने दिल से कभी तस्लीम नहीं किया। पिछले 50 साल में पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की उन्होंने हुकूमत नहीं बनने दी, क्योंकि पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट है।
तो इस तरीके से बेनज़ीर की जो खिदमात हैं हमेशा याद रहेंगी। हम उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान के जियाले, पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर्स उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनको याद करते हैं। बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो पार्टी में अब सियासत कर रही हैं, पीपल्स पार्टी की कमान संभाली है, लेकिन अभी वो आसफ अली जरदारी के जो है उस पर चल रहे हैं। आसफ जरदारी का उनके ऊपर ज़्यादा जो है असर है और खुल के वो सियासत नहीं कर रहे। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आसफ जरदारी बिलावल भुट्टो पे असरअंदाज होते हैं। बहुत सारी बातें हैं नापसंदीदा, उनके लिए हम किसी और वक्त पे बात करेंगे, जो हुई पिछले ख़ास तौर पे 13 से लेकर 18 के दरमियान, बल्कि 22 तक जो पीपल्स पार्टी ने जो गंद किया, जरदारी साहब ने जो गंद किया, उस पर अलग से बात होगी। लेकिन बेनज़ीर हमेशा ज़िंदा रहेंगी हमारे दरमियान। हमारी सोच है बेनज़ीर, पाकिस्तान की सियासत का रुख है बेनज़ीर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।